नमस्कार दोस्तों। एसएमबी कनेक्ट की द राइजिंग लीजेंड सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं लुधियाना से तरविंदर सिंह जी, जो कि टेक्नोक्रेट्स हायरिंग के संस्थापक हैं। तरविंदर सिंह जी, द राइजिंग लीजेंड सीरीज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेल अस द स्टोरी ऑफ टेक्नोक्रेट्स हायरिंग सर। Technocrats Horizon started in 2011. ओके। Before that, this is my third startup. Before that, I have started two organizations. They somewhat flourished, they somewhat grown, and then they failed, maybe due to changes in circumstances, changes in market, or I was new about entrepreneurship, building organizations, building industries. ओके। So this is my third business venture, and ओके। it has been running successfully from last almost 13 years now. ओके। So the reason why I started Technocrats Horizons was I saw a big gap in especially SMBs. जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो लार्ज स्केल कंपनीज हैं, उनके पास तो टेक्नोलॉजी जो आज से 12-13 साल पहले टेक्नोलॉजी का एक्सेस बहुत अच्छा था। दे जी। हैड गुड ईआरपी सॉल्यूशंस, एसएपी, ओरेकल, हम्म। और भी काफ़ी अच्छी कंपनीज थी जो उनके साथ बहुत ही अच्छे लेवल पे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही थी। बट हम्म। एसएमबीज के पास उस टाइम ना तो एक्सपोजर था और ना ही उनके पास इतना एक्सटेंसिव कैपिटल था, ना ही उनका नेटवर्क ऐसा था। तो वो बहुत ही लीगेसी टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर्स या टेक्नोलॉजी सिस्टम्स के साथ काम करते थे, जिससे ना तो उनकी एफिशिएंसी बेटर होती थी, ना ही वो स्केल कर पाते थे, और ना ही उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बेटर होते थे। तो मुझे दिखा ये बहुत बड़ा गैप है, और जैसे कि मैंने लार्ज स्केल कंपनीज के साथ बहुत काम किया था, तो मुझे वहाँ से बहुत हाई एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, हाई एंड टेक्नोलॉजीज की काफ़ी नॉलेज मैंने गेन की थी। तो मुझे लगा कि मुझे वो अफोर्डेबल और अडेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को देनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड टेक्नोक्रेट्स होराइजंस। ओके। तो एसएमईज और एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को आप किस किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सर? स्टार्ट मैंने किया था स्पेशली बड़ी बेसिक सी सर्विसेज से। जैसे उस टाइम पे डॉट कॉम बबल चल रहा था, तो हर बिजनेस को था कि हमारी एक अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए, तो मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट से स्टार्ट किया। मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट बड़ी अफोर्डेबल बना दी कस्टमर्स के लिए, और बड़ी इजी तरीके से मैंने उनके पोर्टफोलियोज और उनकी प्रोडक्ट सर्विसेज को शोकेस किया, और उनके लीड जनरेशन और बिजनेस जनरेशन एक्टिविटीज जो है मैंने उस वेबसाइट्स पे डाली। फिर धीरे धीरे मैंने वेबसाइट्स के साथ साथ ऑनलाइन कस्टम सॉफ्टवेयर्स बनाने शुरू किए, जैसे सीआरएम सिस्टम्स हो गए, या सेल्स के लिए कस्टमर का ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर हो गया, या एचआर के लिए हो गया ऑनबोर्डिंग सॉफ्टवेयर हो गया, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर हो गए। तो ऐसे जैसे हमारी जैसी कंपनीज हैं उनके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गए, टास्क मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गए। तो ऐसे बहुत अलग अलग प्रोसेसेस और अलग अलग कामों के लिए मैंने कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी प्रोवाइड की एसएमबीज को। ओके। और आपके उसमें ये दो ई कॉमर्स के एरिया में आप क्या कर रहे हैं? ई कॉमर्स स्पेशली अब जो हमारी स्पेशलाइजेशन जो अब हमने बना ली है वो ये है कि जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड ई कॉमर्स सेक्टर हैं, जैसे आपने हमारी वेबसाइट पे भी देखा होगा, कैबिनेट इंडस्ट्री के लिए हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड ई कॉमर्स है, फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए स्पेशलाइज्ड ई कॉमर्स है, ऐसे ही हम अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज इंडस्ट्री के लिए ई कॉमर्स लेके आ रहे हैं। तो ये हम स्पेशली उस इंडस्ट्री के लिए हाईली कस्टमाइज्ड और यूनिक कस्टमर बाइंग जर्नी पूरी डिजाइन करके हम उस इंडस्ट्री को एक फुली कस्टमाइज सोल्यूशन देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सॉफ्टवेयर एक गारमेंट वाला यूज कर रहा है ई कॉमर्स के लिए, आप कैबिनेटरी में या फर्नीचर में या अप्लायंसेज में, आपको वो सॉफ्टवेयर आपके काम नहीं आएगा। इट विल बी जस्ट अ पोर्टफोलियो या शोकेस बन जाएगा, बट आपकी इंडस्ट्री को पूरा सर्व नहीं कर पाएगा, ना ही आपका कस्टमर वहां पे बाय करना एंजॉय करेगा। क्योंकि कस्टमर और माइंडसेट से फर्नीचर बाय करता है और माइंडसेट से कपड़ा या शूज बाय करता है। तो हम कस्टमर माइंडसेट के अकॉर्डिंगली कस्टमर एक्सपीरियंस पूरा डिजाइन करते हैं। उस इंडस्ट्री की जो बैक एंड ऑपरेशंस हैं, जैसे उनकी सोर्सिंग कैसे होती है, उनकी प्राइसिंग कैसे होती है, उनके ऑफर्स किस तरह के होते हैं, तो ये सारी चीजें हम यूनिक बना के एक इंडस्ट्री के लिए, फिर उस इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक ई कॉमर्स लॉन्च करते हैं। डी टू सी सेगमेंट बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा हम्म। है। तो डी टू सी के एरिया में और क्या क्या आप कर रहे हैं? डी टू सी में एक्चुअली, क्योंकि डी टू सी में ना ऑलरेडी ये ऑर्गेनाइज हो चुका है काफी, जी तो जी मेरा जी। फोकस हमेशा वहां रहता है जहां पे ऑर्गेनाइज्ड टेक्नोलॉजी नहीं है। जी। तो आप देखेंगे डी टू सी में तो ऑर्गेनाइज हो चुका है, बट बी टू बी में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ओके। बी टू बी में लोग ऑलरेडी अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं हम्म। डी टू सी के साथ साथ मैं बी टू बी पे भी
स्पेशली सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस या ई कॉमर्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके। जैसे आप मैन्युफैक्चरर हैं, जी। आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक ई कॉमर्स चाहिए, हम्म। कोई हम्म। स्पेशलाइज मिलता ही नहीं है आपको। हम्म। आप जैसे पंजाब में फास्टनर इंडस्ट्री बहुत है, टूल्स हम्म। इंडस्ट्री बहुत है। ऐसे ही हम्म। आप हरियाणा में जाएंगे तो आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत मिलेगी। आप हम्म। यूपी में जाएंगे तो आपको लेदर गुड्स बहुत मिलेगा। बट मैन्युफैक्चरर्स हैं, अभी इनके खुद ऐसे इतने बड़े ब्रांड्स नहीं हैं कि ये D2C में जाएं। बट इनके डीलर्स हैं, इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बट उनके हम्म। पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो ऑनलाइन बाय कर सकें। जी जी जी। ऑर्डर प्लेसमेंट, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, वो अभी भी हम्म। व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं। कोई हम्म। ऑर्गेनाइज तरीका नहीं है, ना तो ऑर्डर प्लेस करने का, ना पेमेंट्स ट्रैक करने का, ना ऑर्डर ट्रैकिंग का, ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। तो हम ये स्पेसिफिकली ऐसे बिजनेसेस हाउसेस को टारगेट करते हैं और जी। उनके ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ऑर्गेनाइज करते हैं। लुधियाना एसएमईज का बहुत बहुत बड़ा मार्केट है एक तरह से। हाँ तो जी। लुधियाना की एसएमई एमएसएमई सेक्टर का क्या स्थिति है इस समय? लुधियाना में एसएमबी सेक्टर लास्ट मैंने देखा है 4-5 साल में बहुत ग्रो हुआ है, और बहुत अवेयरनेस ऐड हुई है। जो यंग जनरेशन आ रही है, जो अब 30+ एज में है, उन हम्म। लोगों का दुनिया भर में उन्होंने ट्रैवल किया है, दुनिया भर से अच्छे अच्छे जगह से लोग पढ़ के आए हैं, जो अब हम्म। थर्ड जनरेशन या सेकंड जनरेशन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो वो उस नॉलेज और एक्सपोजर को यूज करके इंटरनेशनल लेवल ब्रांड्स बना रहे हैं। तो ये मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि अब लुधियाना से भी लोगों का दिल करता है कि मुझे इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड बनाना है, और वो उस हिसाब से क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टमर सर्विस, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया पे एक्सपोजर, सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप अपनी सर्विसेज जो है सिर्फ लुधियाना सेंट्रिक हैं आपकी, या ऑल नहीं, ओवर हमारी इंडिया? वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड सर्विसेज हैं। ओके, वर्ल्ड वाइड हमारा है। एक ऑफिस लुधियाना में है, हमारा एक हम्म। ऑफिस मोहाली में है। एक हम्म। अभी अब मैंने ऑफिस हमारी एक सब्सिडरी स्टार्ट की है हैदराबाद में। तो ऐसे ही मैं शायद साउथ में 1-2 और सिटीज़ में भी अपनी कंपनी के रिमोट ऑफिसेज लॉन्च करने लगा हूँ। यूएस और कनाडा में भी शायद आप हाँ जी, यूएस और कनाडा में हमारे पास सेल्स ऑफिस हैं, जो ओके। कस्टमर सर्विस और सेल्स देखते हैं। तो हम्म। फुलफिलमेंट सेंटर हमारे इंडिया में ही है। ओके। हाँ। और ये सर इमिग्रेशन केस मैनेजमेंट सर्विसेज के भी तो आप प्रोवाइड करते हैं? वो क्या है? ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हमने डिज़ाइन किया था इमिग्रेशन इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया में जो लोग इमिग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम्म। अगेन मैंने देखा वो भी सेक्टर बहुत अनऑर्गेनाइज था। बच्चों को फिजिकली का अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते थे, हम्म। और कभी डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंजेस आती थी तो बच्चों को दोबारा जाना पड़ता था। अगर आपके इमिग्रेशन ऑफिसेज मल्टीपल सिटीज़ में हैं तो आपको मल्टीपल सिटीज़ में डाटा इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल ओनर को भी। तो मैंने ये फुली डिजिटलाइज कर दिया, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, केस मैनेजमेंट, इनफैक्ट केस एप्लीकेशन से लेके केस पूरा क्लियर होने तक जितनी भी प्रोसेसेस है इनकी, इवन मैसेजिंग, कम्युनिकेशन, तो आपको कहीं अलग नहीं करना पड़ता। कहीं कोई डॉक्यूमेंट जीमेल पे पड़ा है, कोई व्हाट्सएप पे पड़ा है, कोई ईमेल पे पड़ा है। तो हम्म। अब क्या है कि आपकी फुल केस डॉक्यूमेंटेशन एक ही जगह पे पड़ी है। अगर आपका केस एम्बेसी से रिजेक्ट हो जाता है तब भी आपको वहीं पे नोटिफिकेशन आ जाती है। केस एक्सेप्ट हो जाता है तो आप पेमेंट का शेड्यूल भी यहीं पे है, आप कब पे करना है, कितना पे करना है। वीजा एप्लीकेशन ग्रांटिंग तक ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर दिया हमने इमिग्रेशन कंपनीज के लिए। ओके। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग के एरिया में क्या क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है, तो हमने कोविड के बाद स्टार्ट किया इसको। हम्म। कोविड में मैंने घर बैठ के खुद डिजिटल मार्केटिंग के कुछ कोर्सेज किए, तो मैंने देखा हम्म। उस टाइम पे बहुत ग्रोथ आई डिजिटल मार्केटिंग में। तो मुझे ये नीड फील हुई कि अब कोविड के बाद हर स्मॉल और मीडियम बिजनेस चाहेगा कि उसकी एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो सोशल मीडिया पे, सर्च इंजन्स पे, और उनका एक डिजिटल ब्रांड हर बंदा अपना बनाना चाहेगा। तो मुझे बहुत फैसिनेट किया इन चीज़ों ने। तो इसलिए हमने ब्रांडिंग सर्विसेज स्टार्ट की, उसके बाद सोशल मीडिया मैनेजमेंट और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और इसके अलावा अगर आपको डिजिटल एसेट्स बनवाने हैं, जैसे आपके कैटलॉग्स हो गए, और आपके ब्रोशोर्स हो गए, मे बी केस स्टडीज हो गई, आपके वीडियो रील्स हो गई, कोई भी जी। वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन कराना है, तो हम ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। हमारे पास पूरी एक ऑलमोस्ट 15 मेंबर्स की डिजिटल मार्केटिंग टीम है। ओके। हम्म। 2016 के बाद स्टार्टअप इंडिया की बहुत बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि स्टार्टअप के एरिया में क्या डेवलपमेंट हुआ है पिछले 10 सालों में? मैं अभी
कल भी देख रहा था। एक तो देखिए पिछले 3-4 सालों में शार्क टैंक इंडिया ने बहुत अवेयरनेस दे दी है ना। तो मैं कल हम्म। रात को भी शार्क टैंक इंडिया देख रहा था। हम्म। तो अ, मुझे अब पहले स्टार्टअप्स जो होती थी इंडिया में, वो ये था कि जस्ट एक इवैल्यूएशन क्रिएट करने के लिए, ताकि उनको फंडिंग मिल जाए, वैल्यूएशन क्रिएट करने के लिए स्टार्टअप्स होती थी। बट अब मैं जो लास्ट 2-3 साल से देख रहा हूँ, वैल्यूएशन की गेम नहीं रह गई है अब एक आइडेंटिटी की गेम आ गई है, यूनिकनेस की गेम आ गई है। या आप कह सकते हैं कि जैसे कल भी मैं देख रहा था, एक बंदा मे बी महाराष्ट्र में कहीं से था, और वो बंदा पिछले 8 साल से हाइड्रोजन सेल बेस्ड कार बनाने में लगा हुआ है अपने घर पे ही। जी। तो अब जो स्टार्टअप्स का जो फोकस है कि इंडिया में से भी हम एडवांस टेक्नोलॉजी बाहर भेजें, हम इंडिया में भी वर्ल्ड लेवल के ब्रांड्स बनाएं और बाहर से लोग हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बाय करें। सो अब ये वैल्यूएशन की गेम नहीं रह गई है स्टार्टअप्स में, अब हमारी आइडेंटिटी बेस्ड गेम है, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी बेस्ड गेम हो गई है, और हम लीड करना चाहते हैं दुनिया को। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो प्रोग्रेस हुई है लास्ट 3-4 सालों में। तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम्स और एमएसएमईज के लिए पहले से ही थी, और स्टार्टअप के लिए भी बहुत सारी चीजें की हैं। हाँ, स्कीम्स देखिए, स्कीम्स सिर्फ ये है कि आपको शुरू में कुछ महीने या एक साल आपको हेल्प कर सकती हैं, बट अल्टीमेटली हाँ। आपको हेल्प तभी होगी जब आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, आपके प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड दुनिया भर में है, और लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो हम्म। यस, गवर्नमेंट आपको पिवट करने में हेल्प करती है, बट अल्टीमेटली आपका बिजनेस, इट शुड मेक सेंस। ओके। अच्छा, पंजाब सरकार किस तरह की सुविधाएं वो मुहैया करा रही है एमएसएमईज और स्टार्टअप के लिए? कुछ क्योंकि मैं स्कीम्स हैं? टेक्नोलॉजी में हूँ, तो टेक्नोलॉजी में मुझे लगता है अभी पंजाब सरकार काफ़ी पीछे है। ओके। क्योंकि जब मैं साउथ में ट्रैवल करता हूँ तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, और वहाँ पे जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, वो पंजाब में बहुत मिसिंग है अभी। मतलब मुझे तो दिखते ही नहीं है यहाँ पे। तो मुझे आपके माध्यम से मैं पंजाब सरकार को कहना चाहूँगा कि पंजाब में भी, पंजाब हरियाणा के बच्चे बाहर जाते हैं, साउथ में आउट ऑफ इंडिया चला जाता है हमारा टैलेंट, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं है। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोजर डेवलप करना चाहिए। ना ही ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं हम्म। जो स्किल्ड बनाए हमारी वर्कफोर्स को। मैं अभी भी देखता हूँ मैक्सिमम कॉलेजेस में से बच्चे आते हैं, वो मोस्टली अनएम्प्लॉयबल होते हैं। हम्म। तो हमें लिटरली ऑलमोस्ट 6 महीने से एक साल उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ताकि वो एम्प्लॉयबल बन जाए, ताकि वो हमारे लिए काम करना शुरू करें। तो जी ये जी। बहुत बड़ा गैप है पंजाब और हरियाणा में, मुझे जो लगता और आखिरी एक सवाल सर, है। कि अभी हाल में ही बजट इंटरिम बजट आया है, उस पर कोई हम्म। रिएक्शन आपका? मैं ज़्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ बजट को। मैं ज़्यादा बिजनेस इकोनॉमिक्स को ट्रैक करता हूँ। ओके। तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ कि अभी टैक्सेशन क्या चल रही है, या मेरा ज़्यादा फोकस होता है कि बिजनेस में क्या चेंजेस आ रही हैं, ट्रेड में क्या चेंजेस आ रही हैं। तो वो मुझे कुछ ज़्यादा दिखी नहीं इस बार। धन्यवाद तरविंदर जी।